नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, जिसमें हम दोस्तों अपना 2025-26 का बजट पढ़ेंगे। इस टॉपिक से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वह सभी हम अपनी इस क्लास में करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और जो आपका 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। इसका पहला क्वेश्चन है, बताना है वित्त वर्ष 2025-26 में कुल कितना बजट पेश किया गया। देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड का जो कुल बजट था तो वह आपका 1,01,175.33 करोड़ रुपए था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह पहला अवसर है कि दोस्तों जो उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर का रहा है। ठीक है, और जो पिछली बार का बजट था मतलब 2024-25 का तो वह था दोस्तों 89,230.07 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा बजट था इस बजट का उद्देश्य क्या है, तो इस बजट का उद्देश्य है दोस्तों आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, ये जो वृद्धि हुई है ये हुई है आपकी 13.38% की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आपको बताया था कि 2024-25 का जो बजट था तो वह आपका 89,230.07 करोड़ रुपए का था। और दोस्तों जो आपका इस साल का बजट है तो वह 1,01,175.33 करोड़ रुपए का है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वह दोस्तों आपका 13.38% का है। आगे बढ़ेंगे कि बजट 2000 उत्तराखंड बजट 2025-26 किसके द्वारा पेश किया गया। देखिए, जो इस साल का बजट था तो ये आपका प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा दोस्तों अब अपने पद से इस्तीफा ले लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ये हमारे वित्त मंत्री थे जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया। अब दोस्तों जो आपका वित्त मंत्रालय है तो वह सीएम के पास ही है। अगला प्रश्न है कि बजट उत्तराखंड बजट 2025-26 में जेंडर बजट कितना प्रस्तुत किया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट रहता है आपका जेंडर बजट। तो इस साल का जो जेंडर बजट है तो वह है आपका 16,961.32% करोड़। ठीक है, तो 16,961.32 करोड़ रुपए का जेंडर बजट रहा है इस वर्ष का। ठीक है, और पिछली बार कितना था, तो पिछली बार था 14,538.05 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जेंडर बजट क्या होता है, तो जेंडर बजट दोस्तों ये आपका जो महिलाएं होती हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, ठीक है, और जो आपका बाल विकास है उसे विकसित करने के लिए ये अलग से आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था। देखिए, राज्य में पहली बार जो जेंडर बजट था तो यह आपका 2007 में पेश किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो 2007-08 के लिए जो बजट आया था तो उसमें दोस्तों पहली बार जेंडर बजट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इस वर्ष दोस्तों जो आपका जेंडर बजट था तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में, तो 16.66% की। छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 के उद्देश्य नमो बजट के आधार स्तंभ क्या हैं। सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि जो इस वर्ष का बजट है तो वह आपका नमो पर आधारित है। ठीक है, और नमो के जो आपके आधार स्तंभ है तो वह 4 है। ठीक है, N फॉर दोस्तों आपका नवाचार, A फॉर दोस्तों आपका आत्मनिर्भर, M फॉर महान विरासत, O फॉर दोस्तों ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि यही आपके चारों आधार स्तंभ हैं। अगला प्रश्न है कि बजट
2025-26 ज्ञान पर आधारित बजट है। ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जो हमारा बजट है तो ये आपका ज्ञान पर भी आधारित है, क्योंकि जो हमारा पिछला बजट था तो वह आपका ज्ञान पर आधारित था। तो पिछले वर्ष के मॉडल को भी दोस्तों इस वर्ष शामिल किया गया है और एक नया मॉडल जोड़ा गया जो आपका दोस्तों नमो है। ठीक है, तो ज्ञान की फुल फॉर्म क्या रहेगी ये आपको बताना है। तो G4 होता है दोस्तों आपका गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर दोस्तों अन्नदाता और N फॉर दोस्तों नारी शक्ति। ठीक है, तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये दोस्तों आपके चार इसके ज्ञान के आधार स्तंभ थे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्ञान की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 किस पर आधारित है? देखिए जो हमारा बजट है इस बार का तो वह आपका नमो पर ही आधारित है। ठीक है, और नमो की हमने फुल फॉर्म ऊपर देख ही ली थी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नमो के जो चार कोने हैं तो वह दोस्तों आपके चार कोने ही इसकी फुल फॉर्म है। नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड और महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां कितनी हैं? देखिए 2025-26 का जो बजट है हमारा तो इसके लिए जो कुल प्राप्तियां हैं तो वह हमें बतानी है। तो कुल प्राप्तियां जो रहेंगी तो वह दोस्तों आपकी 1,01,034.35 करोड़ रहेंगी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना है? देखिए उत्तराखंड बजट 2025-26 में जो कुल व्यय होगा, ठीक है, जो खर्च होगा तो वह आपका जितना बजट है उतना ही खर्च होगा। ठीक है, बजट कितने का है? तो 1,01,175.33 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुल व्यय कितना रहने वाला है। अब ये कुल व्यय कहाँ कहाँ कितना कितना रहेगा? तो देखिए राजस्व जो व्यय है तो वह आपका 59,954.65 करोड़ रुपए का रहेगा। पूंजीगत व्यय ये आपका 41,220.68 करोड़ का रहेगा और पूंजीगत परिव्यय ये दोस्तों आपका 14,763.13 करोड़ रहने वाला है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के दोस्तों आपके व्यय होते हैं, राजस्व, पूंजीगत और पूंजीगत परिव्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक आय का अंश किस क्षेत्र से है? देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक आय का जो अंश है तो वह है आपका दोस्तों स्वयं का कर राजस्व है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब जो हमारा बजट था तो इस बजट में सर्वाधिक जो आय हुई, ठीक है, सर्वाधिक जो पैसा आया तो वह दोस्तों स्वयं के कर राजस्व से आया है। ठीक है, आप देखिए इस ग्राफ को देख सकते हैं कि कहाँ से कितना पैसा आया है। ठीक है, और ये जो आपका स्वयं का कर राजस्व था तो इसका प्रतिशत है 29.38%। ठीक है, 29.38%। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक व्यय का अंश किस क्षेत्र में है? अब देखिए जो हमारा बजट था तो ये बजट कहीं ना कहीं तो खर्च होगा, तो सर्वाधिक जो खर्च होने वाला है तो वह आपका वेतन भत्ते और अधिष्ठान पर ही होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हर साल दोस्तों यहीं पर ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि जो हमारे वेतन भत्ते होते हैं जैसे आपके सरकारी नौकरी वाले हुए, ठीक है, जो उनकी पेंशन हुई, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जैसे आपके वृद्धा पेंशन वगैरह हुई, ठीक है, और आपकी छात्रवृत्ति वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक खर्च होता है। और इस खर्च का कितना प्रतिशत है? तो ये है दोस्तों आपका 23.98%। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि बजट 2025-26 में सूर्य स्थल को 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, यह है कहाँ स्थित है? देखिए बजट 2025-26 में सूर्य स्थल को 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया और ये सूर्य स्थल जो है ये आपका देहरादून में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य मेला कहाँ पर लगता है तो दोस्तों चैपड़ो गांव चमोली में आयोजित होता है। जो आपके पहले भवानी सिंह रावत अशोक चक्र प्राप्त करने वाले हैं तो उन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों वह आपका सूर्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल जो आपके आयोजित हुए थे, ठीक है, तो इन खेलों के लिए जो बजट आया तो वह आपका 350 करोड़ रुपए का आया था। सही आंसर है ऑप्शन
सी, ठीक है। और 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक आयोजित हुए थे? तो ये आपके 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित हुए थे, ठीक है। राज्य के 8 जिलों में 12 शहरों में आयोजित हुए थे, 11 शहरों में आयोजित हुए थे, याद रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 103 पदक जीते थे, ठीक है। 24 दोस्तों आपके गोल्ड जीते, 35 दोस्तों आपके सिल्वर और 44 दोस्तों आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया? देखिए, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु जो बजट का प्रावधान किया गया, तो यह है दोस्तों आपका 10 करोड़ रुपए। सही आंसर है ऑप्शन सी। और ये जो योजना थी ये 2022 में लागू की गई थी, अगस्त 2022 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव हेतु बजट 2025-26 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव हेतु जो राज्य में बजट का प्रावधान किया गया तो वह दोस्तों 10 करोड़ रुपए का बजट था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताना है कि बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? देखिए, राजकोषीय घाटा सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है होता क्या है। देखिए, किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो डिफरेंस होता है तो वही आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है, ठीक है। इस वर्ष दोस्तों आपका जीडीपी का यह कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो यह है दोस्तों आपका 3.94%, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे रुपए में बोलेंगे तो ये है दोस्तों आपका 12,604.92 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इतना आपका राजकोषीय घाटा है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? देखिए, सर्वाधिक योगदान जो है आपका तो वह है आपका ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है दोस्तों 46.02%, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का कितना था? तो प्राथमिक क्षेत्र का है दोस्तों 9.34%, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 44.65%। पहले क्या होता था? पहले दोस्तों आपका द्वितीय क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक रहता था, अब दोस्तों ये चेंज हो गया। अब तृतीय क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर जो है इसका सर्वाधिक योगदान रहता है राज्य की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके प्राथमिक क्षेत्र हैं इसमें क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र में, तो ये भी एक बार देख लें। तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ठीक है, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ठीक है, ये सभी आते हैं, ठीक है। और हाँ, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो इसमें आपका विनिर्माण आ जाएगा, निर्माण आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा, गैस, जलापूर्ति, उद्योग, अन्य उपयोगी सेवाएं, ठीक है। विनिर्माण के अंतर्गत इसमें कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन, स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के निर्माण भी इसी में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो इसमें आपकी सर्विस सेक्टर मतलब जहाँ जहाँ से आपको सर्विस मिलती है, सेवाएं प्राप्त होती हैं, तो वह सभी इसी में आती हैं। जैसे रेलवे हो गई, ठीक है, आपका परिवहन, संचार, बैंकिंग, होटल, ठीक है, रेस्टोरेंट और आपका लोक प्रशासन आदि, ये सभी जो हैं आपके इसी में आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? देखिए, वर्ष 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय ये है आपकी 2,74,064 रुपये, ठीक है। 2,74,064 रुपये दोस्तों आपकी क्या है, ये प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई है, ठीक है, 2024-25 के लिए, ठीक है। और पिछली बार कितनी थी? तो पिछली बार थी दोस्तों 2,46,178 रुपये, ठीक है। हमारी जो ये प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये हुई है दोस्तों आपकी 11.33% की, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यही है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों 11.33% की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बजट
25-26 में कैंपा योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? देखिए कैंपा योजना के लिए आपका प्रावधान किया गया है 395 करोड़ रुपए का। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गोला नदी पर निर्मित मुख्यमंत्री वात्सल्य, देखिए यहाँ पर होना चाहिए कि गोला नदी पर निर्मित जो आपका जमरानी बांध है तो उसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो किया गया ये है दोस्तों आपका 625 करोड़ रुपए का। ठीक है, गोला नदी पर दोस्तों हल्द्वानी में जमरानी बांध बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन में आपका दूसरा क्वेश्चन भी शामिल हो गया कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए धनराशि आवंटित की गई, तो ये की गई है दोस्तों 18.18 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है तो ऑप्शन भी है, और गोला नदी पर जो जमरानी बांध है उसके लिए जो आपका बजट है तो वह 625 करोड़ रुपए का है। ठीक है, इसी के अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी झील के विकास के लिए तो 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और लखवाड़ बांध प्रोजेक्ट के लिए 285 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए तो दोस्तों 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और सोंग बांध के लिए दोस्तों 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जो मिशन एप्पल चलाया जा रहा है इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और राज्य में जो खेल महाकुंभ होते हैं तो उसके लिए दोस्तों 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई। देखिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपकी धनराशि आवंटित की गई है तो यह है आपका 14 करोड़ रुपए। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राज्य में संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए बजट 2025-26 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये दोस्तों 2017 में आई थी और 2018 में इसे उत्तराखंड में लागू किया गया, और इस योजना के लिए दोस्तों आपका 21.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 में जेंडर बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की बढ़ोतरी की गई। देखिए पिछला बार का जो आपका बजट था और इस बार का जो बजट है उन दोनों बजट में जेंडर बजट का जो डिफरेंस है तो वह है आपका 617 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, 617 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की जीडीपी का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, देखिए राज्य के जीडीपी का देश में जो स्थान है तो वह आपका 20वां स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय का देश में कौन सा स्थान है। देखिए उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय हमने ऊपर देखी थी। ठीक है, और इस वर्ष दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में उत्तराखंड का जो स्थान रहा तो वह 8वां स्थान रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में बेरोजगारी की दर 4.5% से घटकर कितने प्रतिशत दर्ज की गई। देखिए बेरोजगारी की दर 4.5% से घटकर ये दर्ज की गई है 4.3%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्लास के बाद में आपकी एक और क्लास आएगी जिसमें आपका पूरा आर्थिक सर्वेक्षण देखा जाएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक भी आएंगे, जैसे आपका मानव विकास सूचकांक हुआ। ठीक है, गरीबी बहुआयामी सूचकांक हुआ। ठीक है, और दोस्तों कि सकल घरेलू उत्पाद में किस जिले का पहला स्थान है, किस जिले का दूसरा, कौन सबसे कम अपना योगदान देता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम उसमें, और आपका इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। इसी में दोस्तों आपका राज्य का कर आ जाएगा जिसे वैट बोलेंगे। ठीक है, और आपका जीएसटी आ जाएगी राज्य की। ठीक है, ई वे बिल योजना आ जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हम इस अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो आपके नीति आयोग के द्वारा सतत विकास सूचकांक जारी किया जाता है तो उसके आपके क्या क्या टारगेट्स हैं, क्योंकि 17 लक्ष्य दोस्तों आपके फिक्स किए गए हैं, तो वह 17 लक्ष्य क्या क्या रहेंगे। ठीक है, कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, क्योंकि ये पेपर में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। जो अभी आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला पेपर हुआ था तो उसमें भी दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान
है। देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, देखिए 2023 में आया था ये सूचकांक, अभी नया नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए हम 2023 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो 2023 में दोस्तों ये सूचकांक आया था, इसमें उत्तराखंड का जो स्थान है तो वह है दोस्तों आपका 15वां स्थान, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आपका गरीबी सूचकांक है ये आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो इसमें पहला स्थान जो है तो वह आपका हरिद्वार का है, मतलब सबसे ज़्यादा जो गरीब है तो वह दोस्तों हरिद्वार में है, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, ठीक है, और अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, ठीक है, तो गरीबी रेखा में सर्वाधिक बाहर कहाँ पर हुए तो दोस्तों अल्मोड़ा जिले में हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। देखिए हम ये ग्रीन टर्न से कर रहे हैं, जो आपका नया ग्रीन टर्न का संस्करण आया है तो उसी से दोस्तों हम इस अपने बजट को पढ़ रहे हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, पर दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि ग्रीन टर्न को ही कराइए, तो ग्रीन टर्न के माध्यम से हम दोस्तों अपने बजट को पढ़ रहे हैं, अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें देख रहे हैं। हमने पुरस्कार को भी देखा, अगर आपने पुरस्कार वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हमने दोस्तों इसकी कल एक क्लास की थी, उसमें अच्छा खासा आप सभी का रिस्पॉन्स आया, ठीक है, और दोस्तों आगे आप उसे जरूर देखिएगा, जो वो सीरीज है वो सीरीज आपकी कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो आपका जिला है तो वह है दोस्तों आपका हरिद्वार, सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो 3,62,688 रुपये, ठीक है। उधम सिंह नगर की है 2,69,070 रुपये, ठीक है, और देहरादून की है दोस्तों 2,35,707 रुपये, ठीक है। तो ये टॉप 3 आपके प्रति व्यक्ति आय वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन ए। आप देखिए रुद्रप्रयाग की कितनी प्रति व्यक्ति आय है तो ये है दोस्तों आपकी 93,160 रुपये। बागेश्वर की कितनी है तो 98,755 रुपये, और अल्मोड़ा की दोस्तों पूरी 1 लाख रुपये है, ठीक है। तो ये सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले हैं, इन्हें भी आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है कि बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना अनुमानित किया गया है। देखिए बजट 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का जो आकार अनुमानित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका 394,000 करोड़ रुपए, सही आंसर है ऑप्शन सी। मतलब अब हमारी पूरी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है तो वह इतनी हो चुकी है, ठीक है। उसमें आपका सुई से लेकर हवाई जहाज तक, ठीक है, जो आपके हेलीकॉप्टर हैं उन सभी की वैल्यू को एडिट किया गया है, जो आपके वन है उनकी वैल्यू को एडिट किया गया है, ठीक है। तो जितना भी दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की तो वह सभी इसमें शामिल की गई है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख किया गया तो वह आपका किया गया है अनुच्छेद 112 में, सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहां पर किया गया है तो अनुच्छेद 202 में किया गया। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अवस्थापना विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। देखिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अवस्थापना हेतु जो विकास के लिए आपकी धनराशि का प्रावधान किया गया तो ये किया गया है 12.43 करोड़ रुपए का, सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य की विकास दर 2023-24 में कितनी प्रतिशत अनुमानित की गई तो ये की गई है दोस्तों 7.58%, सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मिलेट मिशन योजना प्रोत्साहन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका 4 करोड़ रुपए का, सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की पहली बैठक राज्य में कब आयोजित की गई। देखिए राज्य में आरबीआई की एक शाखा खोलने के लिए उत्तराखंड में एक बैठक का आयोजन किया गया था। ये बैठक दोस्तों 5
मई 2006 को की गई थी। ठीक है, तो बैठक कब हुई थी? 5 मई 2006 को। ठीक है, याद रखिएगा। और आरबीआई के उस समय जो गवर्नर थे तो वह थे दोस्तों वाईवी रेड्डी। ठीक है, देहरादून में आरबीआई की जो शाखा स्थापित की गई कब की गई? तो ये की गई थी 30 जून 2006 को। देखिए, बैठक हुई 5 मई को और 30 जून को दोस्तों आरबीआई की शाखा खोल दी गई थी। ठीक है, वाईवी रेड्डी दोस्तों उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, याद रखिएगा। और देहरादून में ही दोस्तों आपका आरबीआई का इस समय कार्यालय है। अगला प्रश्न है कि देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई? सॉरी, तो ऊपर हमने देख लिया है इसको। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, इसे आपने अच्छे से देखा। ठीक है, और हमने दोस्तों जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन्हें अच्छे से डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, याद रखना है। और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है ब्रिटिश काल से, तो वह आपकी मनी ऑर्डरी प्रकार की ही रही है। ठीक है, तो याद रखना है ये भी। और जब आपका राज्य का गठन हुआ था तो उस समय राज्य के ऊपर जो कर्ज डाला गया था तो वह 3165.9 करोड़ रुपए का डाला गया था। मतलब जब हमारा राज्य बना था उस समय दोस्तों राज्य के ऊपर एक कर्जा डाला गया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश था तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कर्जा होगा। ठीक है, तो जब राज्य अलग हुआ तो हमारे राज्य के ऊपर भी दोस्तों ये एक बोझ डाला गया था। अब दोस्तों राज्य के ऊपर कितना बोझ हो चुका है? ठीक है, कर्जा हो चुका है, तो यह है दोस्तों 64,652.9 करोड़ रुपए का। ठीक है, याद रखिएगा। और केंद्र, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको नोट करना है कि केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 11वां राज्य है। ठीक है, ये भी याद रखना है। विशेष राज्य क्या होता है? तो विशेष राज्य में ये होता है कि 90% तो दोस्तों उसे केंद्र सरकार अनुदान के रूप में ऋण देती है और 10% दोस्तों उसे चुकाना होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत कार्यशील है, तो ये है दोस्तों आपका 38.43%। ठीक है, मतलब जो हमारी जनसंख्या है राज्य की, तो उस जनसंख्या का 38.43% क्या है? कार्यशील है। ठीक है, और इस कार्यशील में कृषक कितने हैं? तो इस कार्यशील में दोस्तों 27% कृषक हैं। ठीक है, इस चीज को भी नोट करिएगा। और इससे भी दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि ग्रीन बोनस क्या होता है, ग्रीन अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, वनों से जो मिलने वाली आपकी पर्यावरणीय सेवाएं होती हैं उनका आकलन किया जाता है और इस आकलन को ही दोस्तों आपका ग्रीन अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, और इस ग्रीन अकाउंटिंग के तहत जो आपकी धनराशि मिलती है उसे ग्रीन बोनस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा भी दोस्तों आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें भी देखते हैं कि राज्य में पहली बार जो बजट पेश किया गया था तो वह किसके द्वारा पेश किया गया था। तो राज्य में पहली बार बजट जो पेश किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा 3 मई 2001 को पेश किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और निर्वाचित सरकार में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था 2002-3 के लिए, तो ये दोस्तों एनडी तिवारी जी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और फिर दोस्तों हमारा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, तो गैरसैंण का जो विधानसभा भवन है, तो इस विधानसभा भवन में पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था दोस्तों आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा 2021-22 के लिए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आज के आपके 2 होमवर्क हैं कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है और राज्य में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया।
इन दोनों के आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आपको ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमने जो पीछे 2-3 क्लास देखी है तो वह आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए, ठीक है, तो उसे भी आप जरूर देखें। शाम को दोस्तों आपको जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। एक पार्ट हमने किया है जिसमें हमने 100 प्रश्नों को देखा था, और आज शाम को दोस्तों आपका अगला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।